हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो मतलब फोटोन, और फोटोन कहाँ से निकलता है? लाइट होती है जो एक पैकेट्स होते हैं कुछ फोटोन्स के, वो जो क्वांटाइज्ड होती है, पर्टिकुलर उसकी फोटोन की एनर्जी होती है। वो फोटोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं फोटोन थ्योरी में। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? एक मेटल सरफेस से निकलते हैं, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। The photoelectric effect is a process where the electrons are ejected from a surface of metal के surface से निकलते हैं by action of electromagnetic radiation, मतलब लाइट को अगर हम फॉल कराते हैं किसी सरफेस में, मेटल सरफेस पे, तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर उससे करंट निकलता है उसको हम फोटो करंट बोलते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है कि ये दिया किसने था? ये दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द हर्ट्ज ने, हेनरिक हर्ट्ज ने ये दिया था अपने पास। ओके, तो होता क्या है कि एक चैम्बर होता है, इवैक्यूएटेड होता है, और इसमें वैक्यूम होता है, चैम्बर है। ओके, और इसमें क्या होता है कि एक विंडो होती है ग्लास की, वहां से कुछ लाइट को भेजा जाता है। एक दो प्लेट होती है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, उसको बैटरी के एक सेटअप से जोड़ दिया जाता है। बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल किससे जुड़ा है? कैथोड से जुड़ा है। और पॉजिटिव पोटेंशियल किससे जुड़ा है? एनोड से जुड़ा है। तो हम बहुत सारी बैटरी लगा के इसका पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं कैथोड और एनोड के बीच में। तो होता क्या है, लाइट को हम यहाँ पर फॉल कराते हैं, और फॉल कराने के बाद क्या होता है, यहाँ के जो सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं। अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अगर हम लाइट दे, अगर उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अगर हम लाइट दे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की वजह से ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक्सलेट होगा। अगर हम कहेंगे इसमें और सारी बैटरियां जोड़ दे तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा और एक स्पेस जनरेट होगा, चार्ज स्पेस। तो एक स्पेस चार्ज जनरेट हो जाता है इसके बीच में, और लगातार इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं, तो एक लाइन सा बन जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा एक सर्किट बन जाता है। और इसमें से अगर हम बल्ब वगैरह एमीटर लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एमीटर कुछ यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाता है, इससे पता चलता है कि कुछ करंट पास कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फोटो करंट। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसमें ये वैक्यूम है और ये ग्लास चैम्बर है, एनोड है और कैथोड है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये सेटअप बनाएंगे, इसको नोट करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के कुछ ऑब्जर्वेशंस है, तो हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस है। द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे ही लाइट गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस तरह से नहीं होगा जैसे अगर हम लाइट दे रहे हैं और ज़्यादा लाइट दे रहे हैं और धीरे धीरे वो हीटअप हो रहा है और बाहर एक्साइट होके बाहर निकलना, इस तरह से नहीं होता। अगर लाइट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो ही केस होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा कब? वो फ्रीक्वेंसी की बात होगी, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी कि लाइट देनी पड़ेगी, वो निकलेगा। और उस उतनी फ्रीक्वेंसी दी या उससे ज़्यादा दी तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। और कैसा होगा प्रोसेस? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा, हाथों हाथ निकलेगा। दूसरा है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो कितनी ज़्यादा इंटेंस लाइट होगी, ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो डिपेंड करेगा किस पे? इंटेंसिटी पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उतनी ही ज़्यादा उसकी, तो हम कह सकते हैं उतना ही ज़्यादा करंट आएगा। तो उसका मतलब फोटो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा फोटो करंट आएगा। तीसरा चीज, द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच electron emerge is dependent only on the frequency but not the intensity of the incident light। इसका मतलब ये है कि जो
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन हो के बाकी सारे इलेक्ट्रॉन से या फिर उसके न्यूक्लियस से कॉलिजन होके वो बाहर निकल रहा है, तो उसके बाद उसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी बची है वो किस पर डिपेंड करेगी, जो फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी थी उस पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट फेंक दो, लेकिन वो जो काइनेटिक एनर्जी जिसके साथ वो निकलेगा, अगर वो निकलता है तो वो किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, इसके बाद और पॉइंट्स है वो लिखेंगे, नोट करेंगे इसको। इसका चौथा ऑब्जर्वेशन है, there is always a lower limit of frequency called threshold frequency below which no emission takes place however high the intensity of the incident radiation may be। मतलब जितना भी अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी दी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, उससे ज़्यादा उसके बराबर दी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। अगर उससे कम दी तो कितनी भी अगर हाई इंटेंसिटी भेज दो या कम इंटेंसिटी भेज दो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, और उस लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये नोट करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन है, when a light beam is incident on a metal surface, the free electrons of the metal absorb the entire energy of the incident photon during its collision with it। जब वो उस पर पड़ता है मेटल सरफेस पे तो वो पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है फोटोन का। इफ दिस इलेक्ट्रॉन गेट सफिशिएंट एनर्जी इन दिस मैनर टू डू वर्क अगेंस्ट द सरफेस एडेशन ऑफ द गिवन मेटालिक सरफेस, अगर ये जो एनर्जी है वो फोटोन से जो लेता है वो अगर सफिशिएंट है, किसको जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, एडेसिव फोर्सेस जो सरफेस लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे, जो उसके जो एटम का जो न्यूक्लियस लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे, उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे, तो वो उसको ओवरकम करने के लिए अगर सफिशिएंट रहता तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे टू डू वर्क अगेंस्ट लाइक इट्स कॉलिजन विद इट, इफ दिस इलेक्ट्रॉन गेट सफिशिएंट एनर्जी in this manner to do work against the surface adhesion of the given metallic surface and escape, then it leaves the metal and photoelectron is observed। तो इसका क्या होगा, वो उसको एस्केप कर जाएगा, उसको सरफेस को लीव कर जाएगा और हमें क्या मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा बाहर निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटालिक surface by doing work against its attractive force and get out of the force field of the metallic surface। उस metallic surface के force field से बाहर निकलने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क करने के लिए sufficient energy की requirement होगी। and get out of the force field of the metallic surface the minimum amount of energy is required। उससे minimum amount of energy उस इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होगी, उस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी होगी, जिसको हम बोलते हैं उस मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन, वो लिखेंगे। तो इसके बाद इसको नोट करेंगे। दिस मिनिमम एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी ओवरकम करने के लिए, किसको ओवरकम करने के लिए, जो एडेसिव फोर्सेस थे, जो सरफेस जो मेटल ने लगा रखे थे उस इलेक्ट्रॉन पे, उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट ऑफ द गिवन मेटल। उस पर्टिकुलर मेटल का क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी है। एनर्जी मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी।
तो इस पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन किसका, मेटल का। तो एक अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। तो इट इज द विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, एंड इज हेंस डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल्स। तो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होंगे। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, मतलब कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो इस तरह के मटेरियल हम यूज करेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस तरह के मटेरियल यूज करेंगे जिसका वर्क फंक्शन कम हो। कम होने का मतलब है बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको निकलने के लिए, तो उससे जल्दी से निकल जाएगा। जल्दी से इन द सेंस बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी उनको। इट इज डिनोटेड बाय 5। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं 5 से। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल होगी, क्योंकि ये किसकी यूनिट है, ये वर्क फंक्शन नाम है इसका, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट, मतलब जूल होगी इसकी यूनिट। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट करस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी ऑफ द फोटोन, अगर एनर्जी फोटोन की एनर्जी आ रही है और वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, मतलब क्या हो रहा है, फोटोन की एनर्जी इतनी है कि वर्क फंक्शन को तो ओवरकम करना ही है, और प्लस में जो बचेगी एनर्जी वो क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो अगर मैं कहूँ कि अगर उसके वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, जो फोटोन की एनर्जी पूरी पूरी ऑब्जर्व हो जाए और वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, जस्ट इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस लाइट फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट करस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन मेटल इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। तो उस मेटल के लिए, पर्टिकुलर मेटल की उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहां पर जो वर्क फंक्शन है किसके बराबर, उस मेटल का वर्क फंक्शन उसके फोटोन की एनर्जी के बराबर हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये नोट करेंगे। तो हुआ क्या, हमने कहा कि एक फोटोन ने एनर्जी दी है उसके वर्क फंक्शन के बराबर, अगर वर्क फंक्शन के बराबर फोटोन ने एनर्जी दी है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी की एच न्यू, उसको हम बोलेंगे एच न्यू नॉट। तो एच न्यू नॉट क्या है हमारे पास, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं न्यू नॉट इज इक्वल टू 5/h। तो उसका वर्क फंक्शन डिवाइड बाय h का रेशियो को हम बोलेंगे इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर फंक्शन वर्क फंक्शन अगर एच सी बाई लैम्बडा है, और लैम्बडा को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख सकते हैं, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई हमारे पास एच सी बाई वर्क फंक्शन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अगर हमने कहा कि इससे कम वेवलेंथ, इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी देंगे, इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे, तो ये वर्क फंक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा। वर्क फंक्शन को तो हमें ओवरकम करना ही है, मतलब एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो तो देनी ही पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो मिनिमम एनर्जी से भी अगर हम कम एनर्जी दे, यहाँ से हम बोल सकते हैं 5 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अगर इस न्यू नॉट से भी कम न्यू रहेगा, तो अगर हमारे पास एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम है, तो वर्क फंक्शन से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। या फिर हम इसको बोले कि वेवलेंथ की टर्म में कि वर्क फंक्शन इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इससे अधिक वेवलेंथ की अगर देंगे, उससे ज़्यादा वेवलेंथ की देंगे, तो ये टोटल मिला के कम हो जाएगा, तो वर्क फंक्शन के बराबर नहीं हो पाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी है, जैसे वर्क फंक्शन किसी का 4 जूल है, तो 4 जूल के बराबर अगर एनर्जी दी तो हमारे पास वो निकलेगा, उससे कम एनर्जी दी तो वो निकल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम रहेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थे, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। या फिर उल्टी बात करें कि अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा रही तो वो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। तो हमको वो पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ेगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर हमें वो एनर्जी देनी पड़ेगी। ये नोट करेंगे।
अगर हमने कहा कि अगर मैंने कहा कि कुछ एनर्जी हमने ज़्यादा दे दी, शिशो ये जो वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा एनर्जी दे दी, तो क्या होगा, हम एनर्जी हमने ज़्यादा दे दी, लेट से एच न्यू दे दी। अगर एच न्यू नॉट देते तो वर्क फंक्शन के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकल के जस्ट बाहर आ जाता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो रहती। तो अगर इफ वी आर गिविंग, इफ द मेटल इज गिवन मोर एनर्जी देन वर्क फंक्शन ऑफ इट, वर्क फंक्शन ऑफ इट, इसकी वर्क फंक्शन से ज्यादा दे दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसके पास कुछ एनर्जी बची रहेगी, वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देन द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हैज सम काइनेटिक एनर्जी, वो पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, अगर हमने कहा कि एच न्यू दिया है, एच न्यू में से वर्क फंक्शन कम कर दिया, तो हमारे पास जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये समझ में आता तो सही है, लेकिन ये आप तक नहीं आता तो हम ये समझ सकते हैं, अगर मान लेते हैं फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो उसने कुछ एनर्जी दे दी उसके वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए, प्लस जो एनर्जी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स या के ई मैक्स के बराबर होगी, बाकी बची हुई एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो ये इक्वेशन बनेगी, इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन ने दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसको। तो हमारे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है, टोटल एनर्जी फोटोन ने दिया, वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए काम आया, और जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, एच की माइनस 5, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो नोट करेंगे इसको। तो यहाँ पर एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों कहा है, क्योंकि अगर मैं कहूँगा मैक्सिमम कितनी निकलेगी काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, टोटल एनर्जी में से 5 वर्क फंक्शन ओवरकम कर दिया, इतना एनर्जी, जैसे 4 जूल टोटल एनर्जी मिली और 1 जूल हमने वर्क फंक्शन में दे दी, तो बचा कितना, 3 जूल, तो बचा कितना, 3 जूल। तो 3 जूल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, 3 जूल, 2 जूल भी हो सकती है, अगर हमने कहा कि कुछ कॉलिजन वगैरह करने में काम जाएगा, कुछ और ज्यादा इफेक्ट करने में, हीट में अगर जाता है कुछ एनर्जी, तो हमारे पास जो बची हुई एनर्जी तो वो कितनी होगी, 2 जूल होगी। 3 जूल है, 1 जूल चली गई किसमें, हीट वगैरह में चली गई, कॉलिजन वगैरह में चली गई, तो 2 जूल बची होगी, तो वो 2 जूल काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी, 2 जूल। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, अगर कॉलिजन वगैरह में कुछ भी नहीं जाए, हीट वगैरह में कुछ भी नहीं जाए, तो 3 जूल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पोज कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी पोजेस कर सकता है वो कितनी हो सकती है, हमारे पास 3 जूल के बराबर होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना उसके पास हो सकता है इलेक्ट्रॉन के पास, तो हमारे पास इस तरह से, अगर हमने इसको हमने एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। तो हमारे पास के मैक्स हमारे पास हो गया, हमको इस तरह से एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो के मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है, हमने एक पॉइंट लिखा था, 4 पॉइंट लिखे थे, उसमें से एक था कि मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी।
इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये नोट करेंगे। और इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये न्यू को हम सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन को एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। के मैक्स किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का उल्टा हम लिख सकते हैं कि इस पे वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये सारे थ्योरेटिकल टर्म है। इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड इक्वेशन है, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो करेंगे, नोट करेंगे इसको। ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड पोटेंशियल। फोटो करंट और पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से कुछ ग्राफ बनता है। पोटेंशियल कौन सा था? वो जो बैटरी लगी हुई थी, इस तरह से हमने बैटरी लगा रखी थी, नेगेटिव पोटेंशियल। ये कलेक्टर प्लेट था, इसको एनोड बोलते हैं, और ये एमीटर प्लेट है, एमीटर प्लेट यहाँ से एमिट होता है इलेक्ट्रॉन, और ये कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, कलेक्टर प्लेट। तो मैंने बोला अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी लगाते, छोटे छोटे सेल और लगाते, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है, तो इसके पास और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ये यहाँ पर पोटेंशियल टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो जो सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे, इसका मतलब जल्दी जल्दी करंट वहाँ पर, तो करंट की जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो जल्दी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसका मतलब करंट, द रेट ऑफ रीचिंग द इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी इंक्रीजिंग, हैंस द ये जो करंट क्या होगा, करंट इंक्रीज करता जाएगा। हमारे पास मान लेते हैं कि अगर हमने कहा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट की बैटरी लगे, 0 वोल्ट की बैटरी लगे, तो कुछ करंट पास कर रहा था। क्यों कर रहा था? एक बैटरी लगाई नहीं, 0 वोल्ट की बैटरी लगाई, मतलब बैटरी लगाई नहीं, बैटरी लगाई नहीं, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो तो थी इसके पास। जैसे कि टोटल हमने कहा कि 5 जूल का फोटोन था, 2 जूल चली गई किसमें, वर्क फंक्शन में, और बाकी सब में चली गई, तो 3 जूल की काइनेटिक एनर्जी बची। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो तो वहां पर पहुंचेगा, भले धीरे धीरे पहुंचे, लेकिन वो पहुंचा, और इस तरह से पहुंचता जाएगा, तो करंट तो इसमें जनरेट होगा ही, तो कुछ करंट जनरेट होगा। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाते गए, बैटरी और छोटे छोटे सेल लगाते गए, तो क्या होगा उसको, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो वो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो फोटो करंट इंक्रीज करेगा, फोटो करंट इंक्रीज करेगा, और एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगा। उसके बाद अगर हम इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल, तो क्या होता है कि जो स्पेस चार्ज था पूरा वो वहीं पर चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जितने निकलेंगे वो सारे के सारे वहां पर पहुंच जाएंगे। तो एक सैचुरेशन आ जाएगा कि जितने निकल रहे उतने उतने सारे के सारे पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और एक सैचुरेशन आ जाएगा। तो इसकी ब्राइटनेस, जो बल्ब लगाएंगे यहाँ पर या एमीटर रखेगा, उसके डिफ्लेक्शंस अभी आना बंद हो जाएगा। पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू एमीटर दिखाएगा करंट की, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट, इसको बोलेंगे हम सैचुरेशन करंट। तो अगर हमने कहा कि पर्टिकुलर इस करंट को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। तो इस पर्टिकुलर मिनिमम पोटेंशियल उतना देंगे, उसके बाद कितना भी पोटेंशियल बढ़ाए तो जो करंट है वो इंक्रीज नहीं करता है, कांस्टेंट वैल्यू जनरेट कर लेता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ये ध्यान रखेंगे। अब हम कह सकते हैं कि अगर हमने 0 वोल्ट की बैटरी लगाई, अब और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास कर्व बनता है, ये दिमाग में रखना। अगर हमने कहा कि अगर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, अगर पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया, मतलब पोलरिटी को चेंज कर दिया, तो पोलरिटी को चेंज करने पे क्या होगा, पोलरिटी को चेंज किया, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप ये नोट करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे।
पोलरिटी बैटरी की चेंज कर दी, बैटरी हमने उल्टी लगा दी तो क्या होगा, ये नोट हो गया। हमने कहा कि बैटरी उल्टी लगा दी हमने, लाइट गिरी इस पे, बैटरी उल्टी लगे तो क्या हुआ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जा रहा था इधर, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, तो नेगेटिव पोटेंशियल ये हो गया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है और इसकी वजह से अट्रैक्शन मिल रहा है, तो वापस इधर ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसकी जो स्पीड हो रही है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे जैसे यहाँ जा रहा है तो वैसे वैसे स्पीड कम होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है, तो रिटार्डेशन की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन मुश्किल से वहां पर पहुंच पा रहा है। तो और अगर हम पोटेंशियल नेगेटिव करते और ज्यादा बैटरी 0 वोल्ट लगाया, फिर -1 वोल्ट लगाया, -2 वोल्ट लगाया, इस तरह से और अगर हम बैटरी जोड़ती जाए उल्टी पोलरिटी से, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का था वो भी अगर नहीं पहुंच पाया, अगर मैंने कहा कि जैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी 3 जूल अगर अटेंड होती है उस इलेक्ट्रॉन से, और वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है, 0 वोल्ट की बैटरी लगाई, 0 वोल्ट की बैटरी लगाई तो भी वो पहुंच गया, कुछ करंट आ गया, कितना करंट आ गया, इतना करंट आ गया। इसके बाद अगर हमने कहा कि उल्टी लगाई पोलरिटी, नेगेटिव किया तो क्या हुआ, उल्टी लगाई, एक -1 वोल्ट लगाया, -2 वोल्ट, मतलब उल्टी लगा दी बैटरी, 1 वोल्ट 2 वोल्ट की बैटरी उल्टी लगा दी, तो क्या होगा, ये जो 3 जूल का जो काइनेटिक एनर्जी था, अगर वो भी अगर नहीं पहुंच पाए, अगर वो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाया, तो बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, और फोटो करंट कितना हो जाएगा, अगर कोई पहुंच ही नहीं पाएगा तो करंट 0 होगा, कोई सर्किट पूरा ही नहीं होगा, करंट कितना होगा, 0 एम्पीयर, एमीटर कितना दिखाएगा, एमीटर 0 दिखाएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। वोल्टेज को उल्टा करने के बाद कितना वोल्ट अगर लगाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी वहां पर नहीं पहुंच पाए, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच गया, तो बाकी वो मैक्सिमम 3 जूल अगर काइनेटिक एनर्जी आती है लेट से, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के पास, किसी के पास 2.5 जूल होगी, किसी के पास 2 जूल होगी, किसी के पास 0 जूल होगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी, 3 जूल, और 3 जूल वाला भी अगर नहीं पहुंच पाया, 3 जूल वाला भी नहीं पहुंच पाएगा, तो कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो अगर इतना पोटेंशियल दिया जाए रिवर्स पोलरिटी करके कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए, तो हम उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हमने बोल दिया V0, इसको हमने बोल दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ, आप ये नोट करेंगे। उल्टी पोलरिटी होगी इस पर, और पोलरिटी ऑफ द बैटरी इज चेंज्ड, एंड नाउ रिवर्स में हमने इंक्रीज किया, तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए कोई भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी फोटो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पाएगा, और उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये नोट करेंगे। If the potential of the anode is made negative with respect to the cathode, cathode उल्टा कर दिया, पोलरिटी उल्टा कर दिया, the electrons are repelled by the anode, तो एनोड रिपेल करेगा और कैथोड उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, some electrons go back to the cathode so that the current डिक्रीज, तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा। जिनके पास इन इलेक्ट्रॉन्स के पास थोड़ी सी एनर्जी थी या बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, 1-2 जूल थी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 3 थी, मैक्सिमम वाला 3 वो तो पहुंच पाएगा, लेकिन 1-2 जूल वाला पहुंच नहीं पाएगा। फिर और उल्टा करते जाए तो क्या होगा, मैक्सिमम वाला भी नहीं पहुंच पाएगा, और उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यही चीज है, एट द सर्टेन वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव पोटेंशियल द करंट इज कम्प्लीटली स्टॉप, करंट कम्प्लीटली स्टॉप कर जाए, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी पहुंच नहीं पाए तो दूसरा कोई पहुंच नहीं पाएगा। द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द एनोड पोटेंशियल विच जस्ट स्टॉप्स द फोटो करंट इज कॉल्ड
स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम नोट करते हैं वी नॉट से या वी एस से, वी एस से और वी नॉट से हम नोट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, या वी नॉट से भी नोट कर सकते हैं, नोट करेंगे इसको। The stopping potential is related to the maximum kinetic energy, तो हमें पता है of the ejected electron to stop the current, maximum kinetic energy of the ejected electron, full stop. To stop current we must ensure that even the fastest electron fails to reach the anode. तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वो भी अगर रीच नहीं कर पाए तो कोई भी रीच नहीं कर पाएगा। तो हमने कहा कि जैसे इसका पोटेंशियल और इस तरह से ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल वी नॉट है और इसका पोटेंशियल जेड से, तो टोटल इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है। तो लेट्स से अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका कितना होगा, वी नॉट होगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इलेक्ट्रॉन का फोर्स किधर, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस फोर्स इस पे इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो वर्क डन अगर मैं कहूँ, वर्क डन ये के ही मैक्सिमम वाला है और जस्ट निकला है, और यहाँ पर अगर नहीं पहुंच पाए तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी 0 कर देंगे। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज अगर मैं कहूँ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। तो वर्क डन किसने किया, वर्क डन इसके पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी ने वर्क डन किया, इसके नेगेटिव पोटेंशियल ने वर्क डन किया। तो हम इसको बोल सकते हैं कितना वर्क किया, तो हमारे पास माइनस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू वी नॉट, तो हमारे पास ई वी नॉट कितना है, के मैक्स के बराबर आ गया। तो वी नॉट क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी नॉट कितना हो जाएगा, के मैक्स बाय। तो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो के मैक्स डिवाइड बाय ई हो जाएगा, तो वी नॉट हम निकाल सकते हैं, तो ये नोट करेंगे। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये याद रखनी है, के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, ई इंटू वी नॉट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। के मैक्स को हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन, ये टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ये हो गया, इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो हमारे पास वी नॉट को हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइड बाई ई। अगर हम ग्राफ बनाते हैं एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का और न्यू का ग्राफ बनाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू का ग्राफ बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये नोट करेंगे, मैं ग्राफ बनाता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी लिया, फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे हमने वी नॉट लिया, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करेगा। तो एच बाई ई इसका स्लोप है, ये क्या है, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका स्लोप कितना है एम। तो हमारे पास किसका ग्राफ है, वी नॉट और एच का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ वी नॉट एंड एच, वी नॉट एंड न्यू, सॉरी वी नॉट एंड न्यू का स्लोप कितना होगा एच बाई ई, इसका स्लोप कितना है एच बाई ई,
और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट मतलब ये y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, h/e माइनस h/e, c कितना है माइनस h/e इंटू u0। इतना ये y इंटरसेप्ट है। किस तरह से ग्राफ बनेगा, नेगेटिव y इंटरसेप्ट है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारे पास। इसका स्लोप कितना है, h/e है, और इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये नोट करेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, न्यू और v0 के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और ये अगर हमारे पास न्यू की वैल्यू u0 होगी, न्यू की वैल्यू u0 के बराबर होगी, तो ये हमारे पास v0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। v0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर टोटल एनर्जी मिलेगी। तो टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, सॉरी टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर ही दे दी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी मैक्सिमम। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा। और हमारे पास इससे कम में, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो ये नोट करेंगे। यहाँ से ये पता चलता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है। तो ये याद रखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई मेटल है, किसी का पर्टिकुलर मेटल है, उसकी अगर बहुत अलग अलग इंटेंसिटी की अगर लाइट दे दी जाए और फ्रीक्वेंसी एक ही रखी जाए तो भी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उस वही पर्टिकुलर वैल्यू होगा। जैसे लेट से -4 वोल्ट अगर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो भले उसकी इंटेंसिटी 100 वाट पर मीटर स्क्वायर दे दी जाए या 2 वाट पर मीटर स्क्वायर दे दी जाए, तो भी इंटेंसिटी अलग अलग देने पे भी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहेगा, -4 वोल्ट ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। नोट करेंगे इसको। इफ द इंटेंसिटी इंक्रीजेस, अगर इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो फोटो करंट इंक्रीज होता है। क्यों होता है, देन सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज अ लार्जर नंबर ऑफ फोटोन्स नाउ फॉल ऑन द मेटल सरफेस। इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स, बहुत सारे फोटोन्स गिरेंगे, बहुत सारे फोटोन्स गिरेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट होंगे और इसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एमिट हुए तो क्या होगा, बहुत सारा करंट हमें मिलेगा। वही चीज है। This is because a larger number of photons now fall on the metal surface and hence a larger number of electrons interact with the photons. The number of electrons emitted increases and hence the current increases. अगर हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम सेम रखे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे और इंटेंसिटी को वेरी कराए, तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हमने कहा कि V0 हमारे पास कांस्टेंट है, हमने कहा कि तो इस तरह से ग्राफ बनता है हमारे पास, इस तरह से। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो हमारे पास इंटेंसिटी इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनेंगे। तो ये V0 सेम रहेगा, इंटेंसिटी अलग अलग हो, I3, I2 और I1। हमारे पास अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, क्योंकि फोटो करंट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। जिसमें ज़्यादा करंट है सैचुरेशन करंट, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इस तरह से ग्राफ कंपेयर कर सकते हैं। ये नोट करेंगे। तो ये किसके लिए, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो हमें क्या क्या चीज़ें रिलेटेड होती है, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होती है काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये नोट करेंगे।
इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा से अगर हम इस मेटल सरफेस को इल्यूमिनेट करते हैं, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो करंट इज 3v0, 3v0 उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। व्हेन द सेम मटेरियल मेटेलिक सरफेस, मतलब मटेरियल सेम है, मतलब वर्क फंक्शन सेम है। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? मेटल पे डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन सेम रखा है, इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 2 लैम्डा, अभी 2 लैम्डा से किया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया उसका? v0, सारा ऐसे यूनिट में मानेंगे। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सरफेस, उसका वेवलेंथ का, उस सरफेस का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करने के बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। उनको बोला है, हमें इक्वेशन पता है, अगर h न्यू दिया तो हमारे पास कुछ वर्क फंक्शन में जाएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में जाएगा। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी को हमने EV स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दिया, और ये इसको हमने hc बाय लैम्डा दिया। ये हमारी इक्वेशन है। पहला जब हमने क्या दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहले जब लैम्डा दिया था तो hc बाई लैम्डा दिया था, तो वर्क फंक्शन प्लस ई कितना था? 3v0 था। पहली इक्वेशन ये है। जब हमने दूसरी बार 2 लैम्डा दिया तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? v0 के बराबर। ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वर्क फंक्शन को तो हमें रखना ही है, वर्क फंक्शन को, तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि v0 वाली टर्म हम काट देते हैं। तो अगर हमने इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, में से इक्वेशन 1 को घटाया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3hc बाई लैम्डा में से ये वाली इक्वेशन गई, इक्वेशन 1 गई, hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस ये 5 प्लस ये 3v0 से ये 3v0 कट गया, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो हमारे पास 25 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 3hc बाई 2 लैम्डा था, तो हमारे पास hc बाई 2 लैम्डा बच गया। यहाँ से हमारे पास 5 कितना हो गया? यहाँ से 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास hc बाई 4 लैम्डा, इतना नोट करेंगे। hc बाई 4 लैम्डा आ गया हमारे पास, 5 की वैल्यू hc बाई 4 लैम्डा। यहाँ से 5 इज इक्वल टू hc बाई 4 लैम्डा, इसको हम लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा नॉट, 5 hc बाई 4 लैम्डा। हमने कंपेयर किया तो हमारे पास लैम्डा नॉट कितना आ गया? 4 लैम्डा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है, और करना क्या है वो देखना होता है, हमें चाहिए क्या, तो नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज, वर्क फंक्शन दे रखा है 2.5 × 10⁻10 जूल। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी, वर्क फंक्शन दे रखा है। और उसके बाद इफ द मेटल इज एक्सपोज टू द लाइट बीम ऑफ द फ्रीक्वेंसी चेंज किया, इतना फ्रीक्वेंसी दिया, व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे।
फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, तो वो बताना है। क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। वर्क फंक्शन दे रखा है 2.5 × 10⁻⁻10 जूल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है h न्यू नॉट। यहाँ से हमारे पास वर्क फंक्शन इजिकल टू h न्यू नॉट लिख सकते हैं। यहाँ से न्यू नॉट आ जाएगा, न्यू नॉट इजिकल टू 5/h आ जाएगा। 5 × 2.5 × 10⁻10 डिवाइड बाय h की वैल्यू 6.67 × 10⁻34। हमारा अप्रोक्सीमेटली कुछ आंसर आ जाएगा, तो उसको लिख लेंगे। जो भी आएगा आंसर। इसके बाद बी हमारे पास, इफ द मेटल इज एक्सपोज टू द लाइट ऑफ बीम, फ्रीक्वेंसी चेंज किया है इतना, व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये पार्ट हो गया, इसके बाद बी पार्ट हो गया। बी पार्ट होगा हमारे पास, इक्वेशन बनेगी h न्यू इजिकल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा, के मैक्स निकाल दो, ई वी नॉट के बराबर रख दो। 5 हमें पता है, h न्यू दे रखा है 6 × 10⁻90, h इंटू न्यू करेंगे, फंक्शन दे रखा है, के मैक्स आ जाएगा। और के मैक्स को हम क्या लिख देंगे, के मैक्स आ जाएगा, के मैक्स को हम लिख देंगे ई वी नॉट लिख देंगे, ई वी एस लिख देंगे। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, तो वहाँ से हमारे पास वी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम इस कोशिश को करेंगे, तो ये नोट कर लेंगे।